हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज हम लोग फिर से करेंगे दृष्टि आईएएस कोचिंग जो है उसके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज हमारा जो टेस्ट नंबर होगा वो थर्ड होगा, और थर्ड का पार्ट वन। क्योंकि पार्ट वन और पार्ट टू क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग दृष्टि के टेस्ट को दो पार्ट में बांट के चलते हैं। पहले पार्ट में करते हैं 1 से 75 तक क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में करते हैं 76 से लेकर 150 तक। यानी कि इससे क्या होता है कि आपकी वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होती है क्लासेस, और साथ ही साथ आप एक्सप्लेनेशन और डिटेल से आप चीज़ों को समझ पाते हैं। तो आज हम लोग करेंगे पार्ट वन। और आज का जो टेस्ट होगा वो दोस्तों हमारा इंडियन पॉलिटी का होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ से आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो पेपर होने वाले हैं उसमें लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। और ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें सभी चीज़ों को कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी इसमें कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज अपनी क्लास को। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूं कि ध्येय आईएएस के भी टेस्ट पेपर चालू कर दिए गए हैं। साथ ही साथ हमारे दृष्टि के टेस्ट वन और टेस्ट टू जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से था, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। और अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी की घटना चक्र भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर लगातार उसकी जो है कि क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और लगभग सभी सब्जेक्ट की घटना चक्र हमारे चैनल पर चलाई जा रही है, जो धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही हैं, कंप्लीट होती जा रही हैं। हमने किसी भी चैप्टर को छोड़ा नहीं है, लगभग सभी चीज़ों को हमने कवर किया है। तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप यहाँ से तैयारी करिए। चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया था? तो इसमें 4 चार्टर एक्ट हैं: चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1853, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तब आपसे पूछा जा रहा है कि जो सिविल सेवकों के जो एग्ज़ाम लेते थे ये लोग, उसके लिए ओपन प्रतियोगिता का मतलब हो गया कि कंपटीशन कब रखा जाता था, कब पेपर दे के ही आप केवल बन सकते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए। 1833 के चार्टर अधिनियम में कहा गया कि खुली प्रतियोगिता का जो है कि प्रयोग किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1833 में ही कह दिया गया था कि अब खुली या सीधी प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किया गया है। और साथ ही साथ इसमें यह भी घोषणा की गई थी कि भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान या कार्यालय या रोजगार प्राप्त करने के लिए अब वंचित नहीं किया जाएगा, अब भारतीयों को भी रोजगार वगैरह दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 1813 का अधिनियम, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि कंपनी का एकाधिकार यहाँ से समाप्त कर दिया गया था। और केवल किसका एकाधिकार बचा था? केवल चाय के व्यापार पे और चीन के व्यापार पे, यानी कि चीन और चाय दोनों के व्यापार करते थे। लेकिन इसको भी 1833 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगर हम बात करें 1853 की, अगर हम बात करते हैं तो इसको भी देख। अब यहाँ पर आपके मन में डाउट आएगा कि सर हमने तो पढ़ा चार्टर अधिनियम जो है कि 1853 था जो है कि, लेकिन आप बता रहे हैं 1833। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया। तो प्रयास तो दोस्तों 1833 में ही किया गया था शुरू, भले वो असफल रह गया था। लेकिन 1853 में आगे चलकर जो है कि क्या किया गया कि सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए क्या कर दिया गया, सीधी या खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू कर दी गई थी। तो यहाँ पे शुरू कर दी गई थी। लेकिन अगर प्रयास की बात करेंगे तो 1833 के अधिनियम में ही सबसे पहले प्रयास किया गया था, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर ए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देख लेते हैं। क्या कहता है? भारत के संबंध में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की बात कर रहा है। देखिए, एक होता है न्यायिक पुनरावलोकन और एक होता है न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक जो पुनरावलोकन होता है या न्यायिक समीक्षा होती है, उसके अंतर्गत तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है कि जो भी विधि बनाई जाती है राज्य विधानमंडल या केंद्र विधानसभा, यानी कि केंद्रीय सभा के द्वारा, या यूँ कहें कि संसद के द्वारा, तो उस विधि को चेक किया जाता है कि कहीं ये संविधान के खिलाफ या मूल अधिकार के खिलाफ तो नहीं है। तो जो है कि उस काम को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा करना। लेकिन न्यायिक सक्रियता क्या होती है? न्यायिक सक्रियता तब आती है जब किसी कानून को या सरकार के जो काम होते हैं कानून का इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए जब लगातार आदेश या निर्देश न्यायपालिका के द्वारा दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, विवेकाधिकार की गुंजाइश के बिना न्यायपालिका सख्ती से और संकीर्ण रूप से कानूनों की व्याख्या करती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सरकार और कार्यपालिका का पक्ष लेती है।
न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है, या न्यायपालिका कानून की व्याख्या इस तरह से करती है जो सरकार की अन्य विभागों की शक्तियों को सीमित करती है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी, क्योंकि कानूनों की इस तरीके से व्याख्या की जाती है, क्या की जाती है कि जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और साथ ही साथ हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। तो ये हो जाता है आपका न्यायिक सक्रियता। और इसका एक उदाहरण भी है विशाखा केस, जो विशाखा बनाम राजस्थान केस था, तो यह भी इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता कह रहा है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो योग्यता है वो आर्टिकल नंबर 58 में कहा गया है, जबकि 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, यह बात बिल्कुल सही है कि भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। और अगर हम बात करें महाभियोग किस आर्टिकल के तहत दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग की बात की गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो योग्यता दी हुई है 58 में, और 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। और साथ ही साथ महाभियोग किसी पर नहीं लगाया, 61 के अंतर्गत महाभियोग की बात आती है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे, और देख सकते हैं आप ये बाइलिंगुअल में ये प्रश्न चलाए जा रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हों वो यहाँ से इसको देख सकते हैं पेपर को, और आंसर जो हम लगा रहे हैं उसे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने का निर्णय लिया। बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारे पूरे भारत में आप देखेंगे कि नाली में लगभग 30% to 40% पानी वेस्ट होता है। जो हम घरों में बर्तन साफ़ करते हैं या कपड़े धोते हैं या सीवेज के पानी हैं, ये सब नाली में बहते हैं। तो क्यों ना इस पानी को थोड़ा शुद्ध किया जाए, प्योरीफायर किया जाए और खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाए। तो उत्तर प्रदेश की ये योजना काफ़ी जो है कि प्रशंसनीय और जो है कि काफ़ी स्वागत योग्य योजना है। तो देखते हैं इसकी योजना की शुरुआत कब की गई है। तो ये 3 सितंबर 2022 को की गई थी, 2022 को की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की। स्लेवरी मतलब होता है दास प्रथा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वर्ल्ड बैंक, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक नाम से एक जो रिपोर्ट है उसको जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। तो ये आर्टिकल 141 या 144 या 142 या 145 कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आर्टिकल 144 के द्वारा यह चीज़ें कही जाती हैं। तो आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में चुनावी बॉन्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। चुनावी बॉन्ड बहुत चर्चा में चल भी रहे हैं। चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। दूसरा है, कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किए हों, वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। तो 7 का उत्तर हो जाएगा केवल फर्स्ट, कि पहला स्टेटमेंट केवल सही है कि भारत के निवासियों और भारत में जो भी कंपनियां या स्थापित की गई हैं यूनिट्स, उसके द्वारा इसे खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो जो सेकंड स्टेटमेंट में दोस्तों जो मिस्टेक की गई है वो यह की गई है कि पिछले राज्यसभा चुनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए आपका या तो लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव। यहाँ पर जो है कि किसी पंजीकृत राजनीतिक दल के द्वारा अगर 1% मत हासिल किया गया तो केवल वही व्यक्ति चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। तो यहाँ राज्यसभा की बात नहीं होगी, लोकसभा और विधानसभा की होगी। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे मिलान करने को दिया गया है। आइए पढ़ते हैं हम लोग।
2 सितंबर 1946 को गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। तो सदस्य हैं और उनसे संबंधित विभाग जो थे आपको उस तरीके से मिलाना है इसका। तो क्या क्या मिलाएंगे हम लोग, देखिए अगर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करेंगे तो इनके पास खाद्य और कृषि मंत्रालय था 1946 में, जब अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित हुई। जगजीवन राम जी के पास श्रम मंत्रालय था। लियाकत अली जी के पास बात करेंगे, देखिए ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। किसके थे ये, मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और इनको सबसे प्रमुख विभाग वित्त विभाग दिया गया था। वहीं सी राजगोपालाचारी जी के पास शिक्षा एवं कला का विभाग था। अगर और भी लोगों का अगर हम बताएं तो जॉन मथाई की अगर हम बात करते हैं, जॉन मथाई जी, तो इनके पास जो था वो उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि उद्योग एवं आपूर्ति विभाग इनके पास था। वहीं अगर हम बात करते हैं सरदार पटेल जी के बारे में, तो पटेल जी के पास जो विभाग था वो कौन सा था, गृह विभाग था, सूचना विभाग था एवं प्रसारण विभाग था। और नेहरू जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेहरू जी के पास जो था वो तो था विदेश मंत्रालय, वहीं राष्ट्रमंडल से संबंधित भी चीज़ें थी उनके पास, राष्ट्रमंडल, और साथ ही साथ वो इस परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। यानी कहने का मतलब था मंत्री पद पे भी थे, अर्थात प्रधानमंत्री का पद भी उन्होंने सुशोभित किया। और क्वेश्चन नंबर हम 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या पूछ रहा है। यह भी निम्नलिखित में से किन 2 मिशनों ने मंगल ग्रह के आकाश में पैची पेट्रोन अरोरा पाए हैं। मतलब कि पैची यानी कि प्रोटॉन अरोरा पाए हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी पे जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्लास में पढ़ा भी है कि जो बोरेलिस होता था जो है कि, तो उत्तरी बोरेलिस या दक्षिणी बोरेलिस जो होता था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोटॉन अरोरा पाए गए हैं मंगल ग्रह पे। तो कौन से 2 मिशनों ने इसकी जो है कि प्रमाणिकता दी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। कहने का मतलब 3 और 4, तो अमीरात मंगल मिशन और माविन, इन दोनों के द्वारा जो है कि यह प्रमाणिकता सिद्ध की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान आता है। तो बाजरा उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा बी, दूसरा। अब प्रश्न आता है कि पहला बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक फिर करता कौन है, जो है कि अगर दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है दोस्तों, तो पहले नंबर पे जो है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जो पहले स्थान पे है वो हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत की संविधान सभा ने 11 सत्र और जो कि 2 साल 11 महीने और कितने दिन में पूरे किए थे। पूछ रहा है कि संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया था वो कितने समय में किया था दोस्तों। तो 2 साल लगे थे, 11 मंथ लगे थे और 18 डेज लगे थे, यानी कि 18 दिन लगे थे। तो ये हो गया सी ऑप्शन सही हो गया। एक और ख़ास जानकारी दूँ आपको कि 2 साल 11 महीने और 24 दिन में ही रामायण लिखी गई थी। तो बस यहाँ पे 18 दिन कर दोगे तो संविधान और 24 दिन कर दोगे तो रामायण हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तो गलत हो गया। राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए 35 वर्ष चाहिए। उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो संसद यानी राष्ट्रपति के द्वारा 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में उसे नियुक्त भी किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए केवल सी आंसर हो जाएगा आपका, 12 का सी हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोविज़न है किसके द्वारा किया गया, क्योंकि संविधान में तो एक राज्य के राज्यपाल की बात की गई है, लेकिन संविधान में जो संशोधन किया गया 7वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1956 में किया गया था, इसके द्वारा कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी इन्हें बनाया जा सकता है। तो कौन से संवैधानिक प्रोविजन में कहा गया, 7वें में कहा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 13 पे हम देखते हैं, कालक्रम के अनुसार राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के आधार पे सेट करना है। तो अगर आप देखेंगे कि जाकिर हुसैन जो है कि कौन से नंबर पे आते हैं, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति की बात करें तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे जाकिर हुसैन। वैसे अगर पूरे क्रम में देखेंगे तो दोस्तों पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं, लेकिन इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जाकिर हुसैन जी को हम पहला नंबर देंगे, दूसरा नंबर KR नारायण जी को देंगे, तीसरा नंबर APJ अब्दुल कलाम साहब को, और चौथा नंबर हम देंगे रामनाथ कोविंद जी को, और 5वें नंबर पे वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये आपका सही जवाब हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम 14 पर चलते हैं।
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, जिसको हम अनुगम कहते हैं, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसने अधिकतम आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया है, या 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है। कि इसने अब क्या किया, अधिकतम आय सीमा को समाप्त तो कर दिया, लेकिन अगर जो 2.5 लाख तक की इनकम रखता है वार्षिक, तो पहले उसको जो है कि क्या करेंगे, हम लोग प्रेफरेंस देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? रवीश कुमार, अजीत अंजुम, तदासी हटोरी या फिरदौसी कादरी? तो 15 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, तदासी हटोरी। मैं आपको बता दूं कि जो रेमन पुरस्कार है ये पत्रकारिता से संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है। तो आपको ये भी पूछा सकता है कि रेमन पुरस्कार जो मिलता है वो किससे संबंधित है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रवीश कुमार जी को भी हमारे पत्रकारिता समय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका। और कब दिया गया था रवीश जी को? 2019 में दिया गया था, 2019 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम, 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है? जिला कलेक्टर, गृह मंत्रालय के सचिव, गृह मंत्री या पुलिस महानिदेशक? अब राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब हो गया कि सरकार का पद। तो सरकार का पद दोस्तों गृह मंत्री में आता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, गृह मंत्री में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया के संशोधन करने हेतु शक्तियों से संबंधित है? तो आपको पता है कि संविधान में संशोधन किससे हो सकता है? तो आर्टिकल 368 से हो सकता है। और ये जो प्रोविज़न है ये भाग 20 में दिया हुआ है, ये भाग 20 में दिया है। देखिए, अगर आपको रोमन संख्या नहीं आती हैं तो आप लोग गूगल पे चेक कर लीजिए, कम से कम जितने हमारे भाग हैं 25 भाग हैं, तो 25 भाग तक आप देख लीजिए कि रोमन नंबर कैसे लिखे जाते हैं। आप इसमें बहुत जगह कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आपका प्रश्न गलत हो जाता है, जो कि आप बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसे देखेंगे तो ये कितना लिखा है, ये भाग 14 लिखा है। इसकी बात करेंगे तो ये भाग 17 लिखा हुआ है। इसकी बात करेंगे तो ये भाग 7 लिखा है। बहुत सारे बच्चों को अभी यही नहीं पता कि रोमन नंबर में किस नंबर को क्या लिखा जाता है, तो वहाँ पे प्रश्न आते हुए भी आपके गलत हो जाएंगे। अब जैसे अगर आपको पता है कि डीपीएसपी भाग 4 में है, तो वहाँ एग्जाम में क्या करेगा, भाग 4 इस तरीके से या इस तरीके से लिख देगा, और आप कंफ्यूज होंगे कि ये पहले डंडा था या बाद में। तो ये तो हो गया भाग 6 जो राज्य से संबंधित है, ये हो गया भाग 4 जो डीपीएसपी से संबंधित है। तो ऐसे रोमन संख्याओं को आप जरूर चेक कर लीजिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे हम। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, एस.सी. मुखर्जी या जे.बी. कृपलानी या सरदार पटेल जी? तो सही जवाब हो जाएगा सरदार पटेल जी। इनके ही द्वारा प्रांतों का एकीकरण किया जा रहा था, इसलिए प्रांतीय संविधान समिति इन्हीं को दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, जो पहली बार जो है कि फाइनल में पहुंची थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस जो है कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई थी। वो अलग बात है कि ये जीत नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी वहां तक इन्होंने ये सफ़र तय किया और ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर हम 20 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या मध्य प्रदेश? तो सही जवाब हो जाएगा सी, हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा इसका जो है कि आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि कन्नौज क्या है, इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्नौज जो है कि इत्र नगरी जाना जाता है, इसीलिए इसको जो है कि यहाँ पर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों ये जो आयोजन होगा ये लखनऊ में होगा, न कि कन्नौज में। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है तो कहीं ना कहीं लखनऊ जो कि राजधानी है हमारी, वहाँ पर सारी सुविधाएँ हैं, तो वहाँ पर ही इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन मैंने जो आपको बताया वो इस सेंस में बताया कि हमारे कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि आपको देखना कौन सही सुमेलित नहीं है। तो भाग 2, भाग 3, भाग 9 और भाग 15, ये चीज़ें पहले मैं आसान भाषा में लिख दूं। ये रहा 3, ये रहा 9 और ये रहा 15। रोमन अगर आपको याद नहीं होगी दोस्तों तो आते हुए प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। तो देखिए, भाग 9 पंचायत से संबंधित है, और भाग 3 मौलिक अधिकार से, भाग 2 नागरिकता से, लेकिन भाग 15 राजभाषा से संबंधित नहीं है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 21 का डी। क्यों मैंने ऐसा कहा?
क्योंकि जो राजभाषा है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं सरकारी भाषा के रूप में, तो ये भाग 17 से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 17 से। लेकिन बात आती है कि भाग 15 किससे संबंधित है, तो भाग 15 आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। और ये किस अनुच्छेद से है, तो 323 से लेकर 329 तक। तो यहाँ तक ये निर्वाचन आयोग, सॉरी 324 होगा, 324 से 329 तक है भाग 15, और राजभाषा आपकी भाग 17 में है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। राज्य का जो न्यायिक कार्यपालिका, न्यायिक वर्ड ध्यान दीजिएगा कि कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। तो देखेंगे आप, आर तो सही है, लेकिन क्या पहला सही है? बिल्कुल नहीं। न्यायिक कार्यपालिका जो है कि मुख्यमंत्री होता ही नहीं है, ये तो वास्तविक कार्यपालिका होता है। और दूसरा जो दिया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार सभी कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही करती है। बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संधि भी करती है, चाहे वो मोदी जी ही क्यों ना करें, या एस जयशंकर जी ही क्यों ना करें, या रक्षा मंत्रालय जो है कि हमारे राजनाथ सिंह ही क्यों ना करें, कोई भी व्यक्ति विदेश में जाके अगर भारत की तरफ से कोई मेमोरेंडम पे हस्ताक्षर करता है, कोई समझौते पर, तो उसे भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही अधिसूचित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, विधायी शक्ति के माध्यम से वह पहले सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है कि जब भी वह पहले सत्र में संबोधित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब पहली आम लोकसभा चुनाव होता है, जब भी होता है, तो उसका जब पहला सत्र बैठता है तो उसमें वो संबोधित करते हैं। तीसरा, कार्यकारी शक्ति के माध्यम से वह अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कार्यकारी शक्ति के रूप में जो है कि कर सकते हैं कि नहीं, तो कार्यकारी शक्ति के रूप में नहीं कर सकते, बल्कि वो तो अध्यादेश आर्टिकल नंबर 123 के रूप में करते हैं, जो संवैधानिक शक्ति है इनकी। तो यह गलत हो गया। और वह अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है। कूटनीतिक शक्ति में दोस्तों ये सेना प्रमुख की नियुक्ति नहीं करते हैं, बल्कि ये तो खुद रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो इसलिए चौथा भी गलत है। तो इस तरीके से 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 9 डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की गई है। और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस शहर ने पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? नई दिल्ली, दुबई, न्यूयॉर्क या काठमांडू? तो सही जवाब हो जाएगा दुबई, यानी कि ये कहाँ पे होता है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई शहर है, जो बहुत ही बढ़िया शहर माना जाता है। तो 25 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल नहीं किया गया? राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय तटीय मिशन या सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन? तो आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई है, उसमें कुछ मिशन को शामिल किया गया है। लगभग 8 मिशन शामिल किए गए। कितने मिशन शामिल किए गए? 8 मिशन। तो इसमें 8 में से कौन से यहाँ पे 3 और चौथा नहीं है? तो आप देखेंगे राष्ट्रीय तटीय मिशन इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो देखिए, राष्ट्रीय सौर मिशन भी आएगा, राष्ट्रीय जल मिशन भी आएगा, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, हिमालयी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, और सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन। तो इस तरीके के बहुत सारे मिशन आते हैं। टोटल 8 मिशन जो है कि ये बनाए गए हैं। और इसकी घोषणा कब की गई थी? आप ये भी याद रख लीजिएगा कि इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 30 जून 2008। तो ये जो राष्ट्रीय कार्य योजना है 2008 को लागू की गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, और आपके भी जो कोई सुझाव हो दोस्तों कि टेस्ट सीरीज को किस और तरीके से कराया जाए कि जो आपके लिए बेस्ट रहे, इफेक्टिव रहे, ताकि आपको चीज़ें याद हो सकें, तो हम आपके सुझाव पे ज़रूर विचार करेंगे। और टेस्ट सीरीज को एंजॉय करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 27। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है।
इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं, इसकी कार्यवाहियों का चरित्र न्यायिक होता है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, तो 27 का बी सही हो जाएगा कि ये 1 और 2 दोनों ही सही होते हैं। अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश की जाती है। अब बात आती है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो अभी चेंजेस किए गए थे 2019 में अधिनियम लाके, तो इनका जो कार्यकाल किया गया है वो कर दिया गया 3 वर्ष या फिर 70 ईयर। तो 70 ईयर पहले से ही था, लेकिन अब इनके कार्यकाल को परिवर्तित करके 3 वर्ष या 70 ईयर्स जो भी पहले हो जाएगा उसके आधार पे इनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी दो विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई। पहली तो मौलिक अधिकार लिया गया है और दूसरा लिया गया है न्यायिक समीक्षा। तो 1 और 3 सही हो जाएगा 28 का बी। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं जो उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या यूँ कहें कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये जापानी संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, जापानी संविधान से। तो 28 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूनेस्को द्वारा कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज बना है। भारत में पहली बार था कि 3 शहरों को लर्निंग सिटीज का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा। पहला है नीलांबुर, दूसरा त्रिशूर, ये दोनों दोस्तों केरल राज्य में आते हैं, और तीसरा आपका आता है वारंगल, जो कि ये कहाँ पे आएगा, आपका तेलंगाना में आएगा। तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे 1, 3, 4, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश में पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस बांध पर किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का पहला होगा तैरता हुआ, जो कि रिहंद बांध पे किया जा रहा है। किस पे किया जा रहा है, रिहंद बांध पे। लगभग 750 करोड़ जो के रुपए का प्रयोग करके इसकी योजना को बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हम 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन करना है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक के लिए रोक सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहली बार 3 महीने और दूसरी बार 1 मंथ, तो ये हो जाएगा टोटल 4 महीने। पहला स्टेटमेंट सही है। विधान परिषद की संरचना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 200 के अंतर्गत दिया है। बिल्कुल नहीं, ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं दोस्तों, ये आपको दिए गए हैं 169 के तहत। किस में दिए गए हैं, 169 आर्टिकल में विधान परिषद के बारे में दिया गया है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। जहाँ जहाँ भी विधान परिषद होंगी वहाँ पे राज्यपाल के द्वारा 1/6 ही सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहाँ जहाँ पे भी हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा किन बाकी 5 राज्यों में भी आपकी विधान परिषद स्थापित है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि टोटल 6 होती हैं विधान परिषद, जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम है ही है, बाकी 5 और राज्यों के नाम आप बताइएगा। तो तीसरा भी सही है। चौथा, सुमित्रा देवी उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी क्या, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1 और 3, तो ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है, यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जानी है तो वह प्रधानमंत्री है, न कि संघ का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नया पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया। तो उत्तर प्रदेश ने पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने की बात की है, जो कि सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में यह निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सितंबर 2022 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें कितने शामिल हुए थे देश, जिसमें टोटल जो है 26 देश शामिल हुए थे। कितने हुए थे दोस्तों, 26 देश इसमें शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी। वर्ष 2004 से इसका विस्तार एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया है। तो 36 का हो जाएगा बी आंसर, कि पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है,
लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया है? लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जनता पार्टी। और ये जनता पार्टी कौन सी है? ये वर्तमान की बीजेपी सरकार ही है दोस्तों, जिसने 1977 में ये नारा दिया था कि लोकतंत्र बचाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि 77 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी ये पार्टी, और उससे पहले इंदिरा गांधी सरकार थी, जिसने 1975 में इंटरनल रीज़न पे, यानी आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जिस समय आपके जेपी नारायण जी और मोरारजी देसाई ये लोग एक क्रांति पैदा कर रहे थे, या यूँ कहूँ कि समाज में जागरूकता पैदा कर रहे थे सत्ता बदलने के लिए, और उसी दौरान इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगा दिया गया। तो इसलिए 77 में बीजेपी अर्थात जनता पार्टी ने ये स्टेटमेंट यूज किए थे। तो आपको मैंने एक छोटी सी स्टोरी भी बता दी ताकि आप लोगों को ये चीज़ हमेशा के लिए याद रहे। क्वेश्चन नंबर 38 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। और 73 से दोस्तों बता दिया जाए कि जो 1992 में हुआ था ये संशोधन, इसके द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? भाग 9। और अगर हम बात करेंगे अनुसूची की, तो अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पंचायती राज संबंध से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज के बारे में आर्टिकल नंबर 40 जो कि डीपीएसपी में दिया हुआ है कि पंचायती राज के गठन से संबंधित था। और ये संवैधानिक संशोधन करके क्या किया गया? पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि एल.एम. सिंघवी साहब की समिति थी। किसकी थी? एल.एम. सिंघवी साहब की समिति 1986 में इन्होंने अपनी गठित समिति के तहत कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अब आप बताइएगा, मैंने 4-5 प्रश्न बताए इसमें, अब आप लोग कमेंट में बताएं कि सबसे पहले भारत में पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में या किस जिले में की गई थी? क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। पीएम श्री योजना के किससे संबंधित है? यह देश भर के स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक संशोधित सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे पीएम श्री जो योजना है यह देश भर के स्कूलों के उन्नयन यानी उसके अपडेशन के लिए है। और साथ ही साथ इसमें एक और जानकारी ऐड कर लीजिए कि यूपी के लगभग 1780 स्कूलों का इन्होंने चयन किया है। लगभग 1780 स्कूलों को अपडेट किया जाएगा पीएम श्री के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। 39 के बाद हम पढ़ेंगे 40। चलिए 40 का देखते हैं हम लोग क्या प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नंदी अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है? नंदी अभ्यारण्य पूछा जा रहा है, तो ये मुरादाबाद में किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है? मुरादाबाद में किया जा रहा है। और नंदी अभ्यारण्य में क्या था कि यहाँ पे बहुत सारी जो गौशालाएं वगैरह होंगी इससे संबंधित है, गाय वगैरह के लिए, तो इनसे संबंधित है। और ये नंदी अभ्यारण्य मुरादाबाद में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किस हेतु अधिकृत करता है? राज्य की विषय सूची में संशोधन करने, गलत। नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने, यह भी गलत। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने, और एक अनुसूचित क्षेत्र को कम करने। तो आप देखेंगे कि ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट मैंने क्यों काटा दोस्तों? क्योंकि ये जो होता है प्रोविजन, ये आर्टिकल नंबर 2 में होता है कि किसी भी नए राज्य को या नए क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है जो पहले कभी भारत का हिस्सा नहीं था। जैसे बांग्लादेश से 51 जो गांव लिए गए थे वो क्या था, कभी भारत के हिस्से नहीं हुआ करते थे। तो उसे वापस जब लिया गया, भारत ने बांग्लादेश से लिया, तो आर्टिकल यहाँ पे 2 का प्रयोग किया। लेकिन जो राज्य पहले से हैं, जैसे आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना बनाया गया, उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बनाया गया, बिहार को काट के झारखंड बनाया गया, तो ऑलरेडी ये राज्य पहले से एग्जिस्ट करते थे हमारे भारत में। बस इनको काट कर सीमाओं का परिवर्तन करके नाम बदल के एक नया राज्य का दर्जा दिया गया, जो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 42 हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कौन है? दुर्गा शंकर मिश्रा, अजय कुमार भल्ला, उत्पल कुमार सिंह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42 का हो जाएगा ए, दुर्गा कुमार मिश्रा इस समय मुख्य सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संदर्भ में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1919 में वर्साय की संधि द्वारा की गई थी। वहीं दूसरा पढ़ते हैं, वर्ष 1969 में इसे नोबल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। उत्तर प्रदेश में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संबंध में विचार कीजिए। इसकी स्थापना कानपुर में की जा रही है।
500 करोड़ की लागत से यह बनाया जाएगा। गैर प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी और इस पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 3 और 4, यानी कि तीसरा सही है और चौथा सही है। तो पहला दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों इसकी जो स्थापना की जा रही है फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की, कानपुर में नहीं की जा रही बल्कि आगरा में की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है? आगरा, ताज नगरी आगरा में की जा रही है। और इसकी जो लागत है वो 500 करोड़ नहीं है बल्कि 125 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। तो बाकी तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो अब आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 45। भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ पर है? यानी कि मॉडिफाइड बायो विलेज का मतलब है कि जैविक गांव की जो बात हो रही है, तो त्रिपुरा के दासपारा गांव की बात हो रही है। किस गांव की बात हो रही है? दासपारा। एक गांव है यहाँ पे दासपारा, जिसने पूरी तरीके से अपने आप को जैविक गांव के रूप में घोषित कर लिया है और इसके लिए इसने सिक्किम राज्य से समझौता भी किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये चाहते थे कि सिक्किम से हमें कुछ टेक्नोलॉजी मिले और सिक्किम से हम सीखें कि कैसे हम अपने क्षेत्र को जैविक घोषित कर सकते हैं। तो 45 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया। न अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया, न अल्पसंख्यक को। लेकिन इससे संबंधित अनुच्छेद 17 की प्रकृति में निरपेक्ष है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है। कहने का मतलब क्या 17 के आधार पर कोई हम प्रतिबंध लगाते हैं? तो बिल्कुल नहीं लगाते हैं। ये पूरी तरीके से निरपेक्ष है, यानी इसका पूरी तरीके से निषेध करना है कि आप किसी भी सूरत में क्या कर सकते हैं, अस्पृश्यता को जो है कि बढ़ावा नहीं दे सकते। तो 46 का हो जाएगा सी, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है। देखिए, लोकसभा का जो है कि निश्चित कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। उसे या तो जो है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो भी एक तरीके से नकार सकते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो राष्ट्रपति भी हटा सकता है, या फिर लोकसभा का ही विघटन हो जाए, उसकी कार्यपालिका का ही, तो भी उसका कार्यकाल 2 ही साल में समाप्त हो सकता है, 1 ही साल में हो सकता है। तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंधित करता है और इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य है। मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका अविभाज्य हैं। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही है, क्योंकि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों या गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्रालय हो, या जो भी लोग कार्यपालिका में मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में शामिल हैं, वो सारे के सारे लोग हमारी संसद में भी बैठते हैं। यानी कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। वहीं संसदीय स्वरूप जो है वो निरंकुशता को प्रतिबंधित करती है। ना तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई है, ना यहाँ पे संसद जो है कि संप्रभु है या सर्वोच्च है, और ना ही यहाँ पे राष्ट्रपति संप्रभु है। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश में पहला प्रयास है और हाल ही में केंद्र ने वर्ष 2026 तक पीएम सांद्रण में 40% की कमी लाने का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ से 49 का तो हो जाएगा डी दोस्तों, न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये केवल 20% की कमी लाने की बात कर रहा है। 20%, न कि एकदम से आप सोचें कि 10% मतलब पीएम के साथ में 40% कमी आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी लागू नहीं हो पाएगा। यहाँ पे होल्ड कीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन होगा कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है, क्योंकि ये जो टारगेट था 2026 तक नहीं बल्कि पहले रखा गया था 2024 तक, लेकिन अब इसको नया टारगेट के रूप में 2026 तक बना दिया गया है और 40% की कमी भी की जाएगी। अच्छा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से संबंधित एक और जानकारी बता दूँ कि इसके लिए जो राष्ट्रीय स्वच्छता वायु कार्यक्रम की जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें लखनऊ को जो है कि पूरे देश में पहला मतलब स्थान प्राप्त हुआ, शीर्ष स्थान, जिसने PM10 में लगभग 31% की कमी की है और लखनऊ ने अपने आप को स्वच्छ वायु के रूप में घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 50।
SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक में भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी के लिए नामित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी को जो है कि घोषित किया गया क्या, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। अच्छा, SCO की जो अब 23वीं बैठक होगी 2023 में होगी 23वीं बैठक, और ये कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी। ये कहाँ होगी दोस्तों? इंडिया में होगी। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे हम। आर्टिकल 21A के निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आर्टिकल 21A वर्ष 2002 के 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन पहला गलत है। अब आप कहेंगे सर पहला क्यों गलत है? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, ये 82वां संविधान संशोधन नहीं बल्कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, तो यहाँ पे 82 की जगह 86 होता तो पहला स्टेटमेंट सही होता, और यही कन्फ्यूज किया गया। तो 51 का सी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उनकी स्थापना के काल का अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो हरियाणा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। अब अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि नागालैंड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 में हुई थी, और हरियाणा की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1966 में हुई। फिर उसके बाद मणिपुर की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और मिज़ोरम की अगर हम बात करते हैं तो मिज़ोरम की स्थापना 1987 में हुई थी। तो अब इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, थर्ड मतलब नागालैंड, फिर फर्स्ट हरियाणा, फिर सेकंड मणिपुर, और फिर फोर्थ मिजोरम होगा। क्वेश्चन नंबर हम 53 देखेंगे। 53 प्रश्न क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का वहन भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है। बिल्कुल गलत, यह जो है कि राज्य की संचित निधि के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए जब पेंशन की, तो पेंशन जो है कि भारत की संचित निधि पर भारित होती है, जबकि वेतन और भत्ते संबंधित राज्य पे ही भारित होंगे, जिस राज्य के में उच्च न्यायालय होगा वो। और अगर हम बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि द्वारा वहन की जाती है, तो यह भी गलत है। पेंशन जो है कि भारत की संचित निधि द्वारा। तो 53 का हो जाएगा डी, न तो पहला सही है न ही दूसरा। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि 53 वाला तो आपने देख लिया कि डी ऑप्शन सही हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जेवर हवाई अड्डे से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव जो है कि फिर प्रस्तुत कर दिया गया है? तो इसका हो जाएगा डी, नवाबगंज। अभी तक जो है कि जेवर हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है, लेकिन अब इससे भी बड़े हवाई अड्डे की बात की गई है उन्नाव जिले के नवाबगंज में। तो ये हमारे योगी जी के जो है कि इच्छा शक्ति का प्रमाण है दोस्तों, कि लगातार जो है कि कार्य कर रहे हैं। 13 हाईवे बनाए हैं इन्होंने, जो है कि हमारे यूपी में 13 नेशनल हाईवे हैं, जो कि सबसे अधिक हाईवे होने के साथ यूपी नंबर 1 पे, उसी तरीके से नए नए कीर्तिमान के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और अगला और लास्ट प्रश्न रहेगा आज की वीडियो में, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? वह ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी। दूसरा है आपका 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, और पहला और दूसरा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास खींचेंगे तो ज़्यादा बोरियत हो जाएगी। और सेकंड क्लास में हम लोग 56 से लेकर 150 क्वेश्चन पूरा एक साथ कवर करेंगे। इसमें 75 तक नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम लोग अगली क्लास में पूरा कवर करेंगे, ये प्रॉमिस रहेगा मेरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।